वेलकम बैक टू जीएस वरदान। यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट वीडियो है और आज हम 2007 यूपी पीसीएस 2007 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ से लिया जाता है। तो आर्य शब्द हम श्रेष्ठ बोल सकते हैं, कुलीन, उत्कृष्ट, अभिजात्य, ये सारे नाम आर्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृत प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी जो है वेदों से प्राप्त होती है और वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूँकि इस संस्कृत के प्रवर्तक आर्य लोग थे, इसलिए कभी कभी आर्य सभ्यता का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो यहाँ देखिए, जो हर्यक वंश था, अगर हम बात करें, जैसे मगध में 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन रहा। हर्यक वंश का शासन रहा और हर्यक वंश को हम क्या कहते हैं? पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो था ये बिंबिसार था, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन। ये मतलब कि 3 शासक कालक्रम के अनुसार हुए। तो संस्थापक जो था इसका बिंबिसार था और बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। तो यहाँ देखिए दिया गया है, स्वयं अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। और अजातशत्रु का वध किसने किया था? अजातशत्रु किसने मारा था? उदयन ने मारा था। तो इसमें आपका अजातशत्रु ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मनुस्मृति क्या है? तो मुख्यतः जो है मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है और मनु द्वारा रचित मनुस्मृति हिंदू धर्म के संबंध में प्रमुख और सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और मनुस्मृति में चारों वर्णों एवं जातियों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो पहला दिया है ताइसुंग, तुंगकुआन और कुवेनबुन। तो इन तीनों ने नहीं भेजा था, क्योंकि हर्ष जो था, वेनसांग जो था एक चीनी यात्री था और वह एक बौद्ध भिक्षु के रूप में भारत में आया था। बौद्ध भिक्षु वेनसांग भारत में किसी दूत के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आया था। तो इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था और यह जो है अकबर के काल में लिखित प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। और अकबरनामा पुस्तक के 3 भाग हैं, जिसका तीसरा भाग जो है आईने अकबरी नाम से भी जाना जाता है। आईने अकबरी। और फिर आईने अकबरी के भी 5 भाग हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि 3 भागों में लिखा गया है। तीसरा भाग जो है उसे आईने अकबरी, पता होगा आपको, आइन ए अकबरी है तीसरा भाग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त
या जमींदारी बंदोबस्त नाम से भी जाना जाता है। और 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और उसी ने इसे लागू किया था। और ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू था। 19% क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू था। और जैसा कि पढ़ा होगा आप लोगों ने, रैयतवाड़ी भी था और महालवाड़ी भी था। तो रैयतवाड़ी 51% भूभाग पर लागू था, जबकि 30% पर महालवाड़ी बंदोबस्त लागू था। क्वेश्चन नंबर 8 लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। 1835 का स्मरण पत्र द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी और उसने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो देखिए कौन कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो सबसे पहले तो चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन 1917 में, और पता होगा आपको गांधी जी का पहला आंदोलन था, बिहार से शुरू हुआ था चंपारण आंदोलन पहला 1917। इसके बाद अमृतसर की जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसके बाद फिर जो है मोपला विद्रोह 1921 में, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और चौरी चौरा घटना तो बहुत ही पॉपुलर है, आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 में यह घटना घटित हुई थी। और इसी में गांधी जी ने क्या किया था, अपना जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो सबसे पहले जो है चंपारण आंदोलन 1917 हो जाएगा। इसके बाद अमृतसर घटना 1919, इसके बाद 1921 और फिर जो है चौरी चौरा 1922। तो ये वाला आपका ऑप्शन ऐसे मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी। जब हम यूपी स्पेशल का इतिहास वाला पोर्शन जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आया था। तो आचार्य JB कृपलानी को बनाया गया था। और इसमें जो था JB कृपलानी जो था नवंबर 1946 से नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? तो जैसा कि इस प्रकार के कथन जो है लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। तो साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया और पुलिस की लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की दिसंबर में मृत्यु हो गई। तो जब उनको चोट लगी तो लाला लाजपत राय ने यह वक्तव्य कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। और नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था और मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? आगा खां। आगा खां को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था।
ठीक है। और जो एक और क्वेश्चन बनता है, लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया था। तो लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया। 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको पता होगा कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, जब भी पूछा था हरिपुरा कहाँ पर है, गुजरात में, तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने सीतारामैया को हरा दिया था। ये कहानी की तरह है। और उसके बाद क्या हुआ, कार्यकारिणी के गठन पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और फिर क्या हुआ, त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन जो है, 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? तो डिप्रेस्ड क्लास का, इंडियन डिप्रेस्ड क्लास यानी कि भारतीय दलित वर्ग का संबंध है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड था 1932 में। और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड नाम से जानते हैं, कम्युनल अवार्ड नाम से जानते हैं, और इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। तो भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था। और इसका समर्थन पूर्ण रूप से किसने किया था? अंबेडकर साहब ने किया था। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल, तो द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस ने इस पुस्तक को लिखा था। इसके बाद देखिए दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का पता है आपको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और वेदर इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम है। तो ये सारे पुस्तकें जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट पूछा गया कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थी। अगर पूछा जाता है कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, अगर पूछा था भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाती। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। और यह जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, तो यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के बारे में आपको पता होगा। तो क्रिप्स ने कहा था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यह वक्तव्य कहा था। और यह बात है मार्च 1942 में वह भारत आए क्रिप्स मिशन का नेतृत्व लेकर के, और 1946 से कैबिनेट मिशन के सदस्य भी रहे। और आपको पता होगा कि 1946 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। ए.बी. अलेक्जेंडर और क्रिप्स सदस्य थे और अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और देखिए इन सबका नाम दिया गया है इसमें। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन
कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो विट्ठल भाई पटेल जी थे। विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष चुना गया था। और 1900 जबकि 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने सर फ्रेडरिक व्हाइट तथा सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष चुना था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, असर्शन रीजन है, कथन और कारण। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, तो इसे क्या कहा गया? अर्धसंघात्मक। तो वो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। केसी वियर का कथन आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि अर्धसंघात्मक की बात की थी भारतीय संघ। तो इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है कथन की। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो आपको पता होगा संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान समय में जो है पहले मौलिक अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार के रूप में था, लेकिन संविधान में संशोधन करके इसको जो है आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया। आर्टिकल 300A चेंज कर दिया गया, लेकिन पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में क्या है? 6 मौलिक अधिकार है। तो इसमें मौलिक अधिकार तो होगा ही नहीं, वैधानिक अधिकार हो जाएगा। अगर मूल संविधान में पूछा जाता ना तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत था, तो इसका आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। बाकी जो विधि के समक्ष समानता का, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार इनको दिया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय मूल के लोगों को है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो आर्टिकल 94 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जानी जरूरी है, तो उसको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन है विधेयक है या नहीं, कौन निर्णय करता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जो निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, और इसके बारे में अनुच्छेद 110 में कहा गया है। और यह प्रश्न उठता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं, तो इस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय जो है अंतिम होगा। तो आर्टिकल 110 थर्ड में इसके बारे में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है, तो कैसे? कि वित्त आयोग की सिफारिश पर। इसमें जो वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ही केंद्र व राज्यों के मध्य जो है
फाइनेंस का, वित्त का बंटवारा किया जाता है। और इसके बारे में आर्टिकल 280 में कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 280 के बारे में, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो पता है आपको, शुक्र को कहा जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप कर सकते हैं इसको। जो शुक्र यानी कि वीनस को कहा जाता है पृथ्वी का जुड़वा बहन। और इसे यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, मतलब कि बुध के बाद शुक्र आता है, बुध शुक्र बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सूर्य है, इसका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो यह जो है पृथ्वी के नज़दीक ग्रह है और यह सर्वाधिक निकट है पृथ्वी के, जो सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते थे। ये क्वेश्चन बनता है कि इसे सांझ का या भोर का तारा कहता है, शुक्र को कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट जो है किस तरह के वन पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 27। तो ये भी आसान है, क्योंकि जो ये आपकी अर्थ हो गई और ये आपका इक्वेटर हो गया, यानी कि भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर, यानी कि नॉर्थ में, 10 डिग्री साउथ में, 10 से 15 डिग्री नॉर्थ में, 10 से 15 डिग्री साउथ में, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पहले जो है जीएस के क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाते थे, क्योंकि उसमें रीजनिंग मैथ भी पूछा जाता था। तो रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन जो थे पहले के एग्ज़ाम में पूछे जाते थे, तो इसलिए जीएस का थोड़ा सा पोर्शन देख रहे हैं। भूगोल के बहुत कम क्वेश्चन है, इतिहास के कम क्वेश्चन है, तो कोई निर्धारित नहीं था उस समय कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? इसको भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तटरेखा, अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो ये वाला एरिया, तो ऐसे कटा कटा पूरा एरिया है, ये वाला, ये पूरा गुजरात का एरिया कहा जाता है इधर का, ठीक है। पश्चिम के साइड का जो एरिया है पूरा गुजरात का एरिया है। तो सबसे बड़ा एरिया जो है गुजरात का है, गुजरात का सबसे ज़्यादा लंबाई है, 1200, करीब 1200 किलोमीटर ये कवर करता है, लगभग 1200 किलोमीटर। देख लीजिएगा इसको एक बार, करीब 1200 किलोमीटर है। इसके बाद जो महाराष्ट्र का है करीब 650 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक जो लंबाई तटरेखा की है गुजरात की है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो आपका तराई क्षेत्र हो जाएगा, तराई क्षेत्र, तराई बेल्ट कहा जाता है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिण श्रृंखला है और जो कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो इसमें जो है तराई क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30, सिलवासा राजधानी है, सिलवासा राजधानी है कहाँ की? दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली की जो राजधानी है सिलवासा। और लक्षद्वीप की राजधानी कवराती है। अरुणाचल प्रदेश का पता होगा ईटानगर, और दमन एवं दीव का दमन। वर्तमान से दमन एवं दीव और दादर और नागर हवेली को मिला दिया गया है, तो सिलवासा राजधानी इसकी, ठीक है। इसका पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध जो ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, किसके कारण मृत हो रही है? तो इसमें जो होगा ग्लोबल वार्मिंग इसका, तो अत्यधिक मत्स्य के कारण भी हो रही है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है चुनना है। तो अत्यधिक जहाज के कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा कि जो समुद्र का पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है
और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो कोरल ब्लीचिंग होने लगती है। जो कोरल्स हैं ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो जो फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं वह धीरे धीरे मृत होने लगते हैं। तो भोजन का अभाव होने लगता है, जिससे क्या होता है, जो प्रवाल भित्तियाँ हैं यानी कोरल रीफ्स हैं वो नष्ट हो रही हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच जो है मध्य स्थित है कौन सा, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में यह पर्वत श्रेणी है। और आपको पता होगा नर्मदा का उद्गम स्थान जो है छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है और यह अरब सागर में जाकर के गिरती है और सबसे लंबी प्रायद्वीप भारत की नदी है, अरब सागर में गिरने वाली। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से ही निकलती है। ठीक है, तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है तो सिंपल सी बात है, दोनों के बीच जो है सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में जूट का, ये तो मान लीजिए 2006 का क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक, और जब आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन पेपर, तो उस समय के हिसाब से मैच करा लीजिएगा। केसर की सबसे, तो इसमें तो केसर आपका कश्मीर में होता ही है, ये केसर अक्सर पूछा था, अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो केसर जो है कश्मीर में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, ये वाला दूसरा सही हो जाएगा। भारत जो है चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ क्योंकि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, चाय का उत्पादन, चाय का निर्यात भारत से किया जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में चाय की घरेलू खपत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग चाय पीते हैं, उत्पादन अधिक होने से निर्यात इसका किया जाता है। तो कथन सही हो जाएगा। और 2006 से अगर तुलना करें तो इस समय वर्तमान समय में आपका ये कथन सही हो जाएगा, कारण बल्कि गलत हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग, देखा नहीं है, दिन भर लोग चाय पीते रहते हैं। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें जो आपका है चंबल घाटी परियोजना, जी चंबल घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और शरावती परियोजना वर्तमान समय में इसमें से जो है, इसमें से तीनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक राज्यों को प्राप्त हो, वर्तमान समय की बात मैं कर रहा हूँ। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, पता होगा आपको, यूरेनियम के लिए।